हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे बाल्कन कंट्रीज़ और बाल्टिक कंट्रीज़ के बीच में आखिर अंतर क्या है। आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो एक फॉलोअप है। मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसी वीडियो का फॉलोअप है कि हम यहाँ पर बाल्कन और बाल्टिक कंट्रीज़ के बीच का डिफरेंस जानेंगे। इसके अलावा आपको और कोई एक ज्योग्राफी बेस्ड टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन पर वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी बाल्कन और बाल्टिक कंट्रीज के बीच में अंतर जानते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ क्लर्क, क्लैट, केवीएस। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग एसएससी सीजीएल 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 यूपीएससी एग्जाम में 664 रैंक आई है। डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। सबसे पहले हम बाल्टिक नेशंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों बाल्कन और बाल्टिक कंट्रीज मैप में अच्छे से दिखाऊंगा। देखो, बाल्टिक नेशंस 3 कंट्रीज से मिलके बनते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। वो 3 कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लटविया और लिथुएनिया। अभी हम मैप में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बहुत ही ईजी है। तीनों बाल्टिक कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, नेटो के मेंबर हैं और यूरोजोन के ही मेंबर है। मतलब कि इनकी करेंसी क्या है, यूरो। याद रखना कितना आसान हो गया ना। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, कौन सी यहाँ पे यूरो यूज़ करती है, कौन सी अपनी नेशनल करेंसी को यूज़ करती है, हमको इसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि रीजन्स में डिवाइड कर दो। इससे पहले जो मैंने स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको काफ़ी इजीली बताया है कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन कंट्रीज से जिनकी करेंसी यूरो है, या उन कंट्रीज़ की जिनकी करेंसी क्राउन है, या फिर क्रोना जो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें वो उसको प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आपको याद रखना काफ़ी आसान हो गया। अभी आप रीजन जान जाओगे ना, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा मेमोराइज करना कि अच्छा यहाँ पे सब लोग यूरो यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो मैप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया। अब इंडिया से हम नॉर्दर्न साइड पे अगर हम जाएँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, यहाँ पे बहुत बड़ा रशिया आ गया। और अब रशिया की ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे आपको ये देश दिखेंगे, यहाँ पर बेलारूस, यूक्रेन, बड़े देश है। मगर इनके ऊपर ये छोटे छोटे 3 देश हैं जिनका अभी नाम भी विजिबल नहीं है, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा इसके लिए। ये आ गई हमारी बाल्टिक कंट्रीज़। अब हम बाल्टिक कंट्रीज़ इनको कहते क्यों हैं, देखिए पहली बात तो अगर आप थोड़ा नज़र डालें यहाँ पे लिखा हुआ है बाल्टिक सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये है बाल्टिक सी। ऑलराइट, अब बाल्टिक सी आप देख पा रहे होंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के पास है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है, अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। वैसे फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये 3 देश मिलकर स्कैंडिनेवियन देश बनाते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। और यहाँ पे आप देखोगे स्वीडन की कोस्टल लाइन जो है इसको टच करता है बाल्टिक सी। और ये 3 जो देश हैं इनकी कोस्टल लाइन को भी बाल्टिक सी टच करता है। तो इनको यहाँ पर इनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। क्या स्वीडन एक बाल्टिक कंट्री है? नहीं, स्वीडन को एक बाल्टिक नेशन नहीं कहा जाता। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये रशिया के बहुत ही ज़्यादा पास है, राइट। ये 3 कंट्रीज़ रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है। और एक ज़माने में 1991 से पहले ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का हिस्सा भी थी। मतलब कि तीनों देशों को आज़ादी मिली 1991 में। ऑलराइट, तो हमने अभी यहाँ पे इन देशों की ज्योग्राफी समझ ली। अब नीचे यहाँ पर ये कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, यहाँ पर ये है हमारे बाल्कन कंट्रीज़। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक एक करके ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इनके बारे में बताता हूँ। देन वी विल कम टू द बाल्कन नेशंस। सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया एक डेवलप्ड कंट्री है और काफ़ी हाई इनकम बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब कि खुशहाल है, काफ़ी तरक्की कर चुके हैं वो लोग। वहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है। फ्री हेल्थ केयर मतलब कि किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है तो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों रुपए ले लेते हैं, वैसा वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आप टैक्सेस अपने टाइम पे दो, टैक्सेस वहाँ पे ज़्यादा है और उसके बदले आपको सरकार हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी। एजुकेशन फ्री है। और उसके अलावा जो एस्टोनिया का कैपिटल है तालिन, यहाँ पर इनके कैपिटल में ट्रांसपोर्ट फ्री है। जी हाँ, बसेस, मेट्रो
सब कुछ फ्री है कैपिटल में। और ये आपको जो पूरा रीजन है एक्चुअली, देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और जो बाल्टिक कंट्रीज़ है दोनों, इनमें आपको दो चीज़ें बहुत हाई मिलेंगी। एक तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई होगा, उसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी हाई होगी ऐसी कंट्रीज़ की। अब अगर हम बाल्टिक कंट्रीज़ को बाल्कन कंट्रीज से कंपेयर करें तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये दिखता है तरक्की और वहाँ पर हाई इनकम के मामले में बाल्टिक कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू बाल्कन कंट्रीज़। इसके रीजंस क्या है मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। तो देखो, एक तो आपने जान लिया कि एस्टोनिया काफ़ी एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी अच्छी है। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी रैंक है एस्टोनिया की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैं ये कहूँगा जो नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनकी अच्छी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को आप देखोगे तो वहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज छाई होती हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, पूरी डोमिनेंस होती है उनकी। मगर बाल्टिक कंट्रीज़ हालांकि टॉप 10 में तो आपको नहीं दिखेगी इतनी, मगर बाद में अच्छी रैंक होती है इनकी भी, यहाँ पर भी लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। तो करेंसी मैंने आपको बताया दी थी कि एस्टोनिया की यूरो है, कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो टोटल एस्टोनिया की पॉपुलेशन है करीब 13 या 14 लाख के आसपास, और ये दुनिया के 51 कंट्रीज़ में से है। बहुत ही कम देश है दुनिया में ऐसे जहाँ पर जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा तो टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिज़्म वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मतलब 15-16 लाख तो इनके यहाँ टूरिस्ट ही आ जाते होंगे, जितनी इनकी खुद की पॉपुलेशन नहीं है। एस्टोनिया की करेंसी यूरो को अडॉप्ट करने से पहले थी क्रून, ये भी याद रख लेना, किसी एग्जाम में यूपीएससी में पूछेंगे, सीजीएल में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एस्टोनिया का फ्लैग। अब एस्टोनिया के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। देखो, एस्टोनिया के बारे में मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए एस्टोनिया यूरोप का सबसे लीस्ट क्राउडेड कंट्री है, वन ऑफ द लीस्ट क्राउडेड कंट्री है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में आपको पता है हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से आबादी इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड कंट्रीज़ है दुनिया की। और बाकी और देश भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, साइज़ में बहुत छोटा है मगर अच्छी खासी आबादी है इनकी। और आप देखोगे चाइना भी इतना क्राउडेड नहीं है जितना इंडिया है। और यहाँ पे आप जो ये बाल्टिक कंट्रीज़ देखोगे, यहाँ पे आबादी बहुत कम मिलेगी आपको। नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे में आप देखोगे कितनी कम आबादी है, यहाँ पे जितनी बाल्टिक कंट्रीज है उससे भी कम आबादी है कंपेयर टू देयर लैंड। तो एक तो ये है। अच्छा, आबादी इतनी कम क्यों है, इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न है वर्ल्ड वॉर 2 और उसके अलावा जब सोवियत यूनियन के अंडर था एस्टोनिया, तो उस वक्त स्टालिन ने बहुत ही अजीब पॉलिसीज़ अपनाई थी जिससे यूक्रेन, एस्टोनिया और जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, मतलब यूक्रेन बाल्टिक कंट्रीज़ में नहीं आता मगर उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट ही हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी जो अपनी पॉपुलेशन है, जो स्लाव्स जो रशिया में रहते हैं, उनको फोर्सफुली एस्टोनिया में भेजा और एस्टोनिया के बहुत सारे लोगों को रशिया में भेज दिया। और ये फोर्सफुल जो माइग्रेशन थी ये करी गई थी ताकि उसमें ये ना हो कि एक रीजन में बिल्कुल अलग लोग रहते हो, कहीं और भी लोग रहते हो, इससे आगे जाकर डिफरेंसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मगर इस पॉलिसी की वजह से कई लोग बेघर हो गए, कई लोग दूसरे देश में बस नहीं पाए, उनका रोज़गार नहीं चल पाया, तो कई लोगों की मौतें भी हुई ऐसे। तो एक बहुत ही एक ख़राब एक एक्सपेरिमेंट था उस वक्त सोवियत सरकार द्वारा। तो एक तो उसकी वजह से काफ़ी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई एस्टोनिया की। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में आपको ये तो पता होगा हिटलर एक बहुत ही एम्बिशियस डिक्टेटर था। तो एक तरफ से तो वो ब्रिटेन के साथ जंग लड़ रहा था, मगर अचानक से हिटलर ने सोचा कि मैं उस वक्त सोवियत यूनियन को पे भी अटैक कर देता हूँ। तो हिटलर ने, स्टालिन जो उस वक्त वहाँ पे राज कर रहे थे सोवियत यूनियन में, हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। और उस वक्त एस्टोनिया सोवियत यूनियन का पार्ट था और यहाँ पे इनको जर्मन्स के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा और 7.3% पॉपुलेशन इनकी मारी गई। बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब कि 100 में से 7 लोग मारे गए ऑलमोस्ट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन को, ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ को कितना इससे नुकसान हुआ होगा। क्योंकि अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, जो यहाँ पे 7.3% लोग मरे थे ये ज़्यादातर आदमी थे, मेल पॉपुलेशन थी। तो उसकी वजह से एस्टोनिया में जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मर्दों की संख्या उतनी थी नहीं। तो उसकी वजह से ही पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लोगों को दिखा। दूसरा बाल्टिक देश है लटविया। लटविया की कैपिटल है रीगा, बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पर बहुत सारी फेमस ट्रीटी साइन करी गई हैं। उसके अलावा बहुत फेमस चेस मैचेस भी हुए हैं यहाँ पे रीगा में।
हाँ, रीगा को ये भी कहते हैं पेरिस ऑफ द नॉर्थ, कभी कभी इसको ये भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे जो देश हैं नॉर्दर्न साइड में है। इवन जो मेनलैंड यूरोप है जैसे फ्रांस, जर्मनी, उनके भी नॉर्दर्न साइड पे है। तो देखो यहाँ पर यूरो से पहले जो करेंसी थी वो थी लटवियन लाट्स, याद रखना काफ़ी इजी है, लट लट, ठीक है, लटवियन लाट्स। और ये इन्होंने 2014 में इन्होंने यूरो पे स्विच कर दिया। उसके अलावा लटविया मेंबर है OECD, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा OECD क्या है। जो हमारी 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लटविया और लिथुएनिया, इसमें से लटविया और एस्टोनिया OECD के मेंबर है, लिथुएनिया अभी मेंबर नहीं है। OECD क्या है? देखो, OECD जो एक्रोनिम है इसकी फुल फॉर्म है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 35 मेंबर हैं, और ये 35 के 35 मेंबर बहुत ही हाई इनकम कंट्रीज से होते हैं, बहुत ही हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इनका, काफ़ी ओवरऑल आप कह सकते हो एडवांस कंट्रीज ही होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर OECD के कौन कौन है, स्वीडन, नॉर्वे, सारे, ये टर्की भी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पे आप देखोगे USA, कनाडा, सारी जो एडवांस कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज मिलकर क्या करती हैं, ये फ्री मार्केट को प्रमोट करती हैं, डेमोक्रेसीज को प्रमोट करती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इंडिया मेंबर नहीं है OECD का, ना चाइना ना रशिया है, ठीक है, आपको याद रखना ब्रिक्स कंट्रीज में जो है कोई भी मेंबर नहीं है OECD का। फिर है लिथुएनिया, हमारा फाइनल बाल्टिक कंट्री। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर तीनों के तीनों जो देश है बाल्टिक नेशन यूरो यूज़ करते हैं और ये नेटो के मेंबर है। तो ये नेटो के मेंबर क्यों है? आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा, तीनों देश क्यों? फिनलैंड तो नहीं है नेटो का मेंबर। देखो, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये तीनों देश सोवियत यूनियन से टूट के बने थे। अब लिथुएनिया पहला देश था जब सोवियत यूनियन टूटने लग गया था, जब बिखरने लग गया बहुत सारे देशों में, तो पहला कंट्री था लिथुएनिया जो अलग से उसने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। तो आज भी जो मेनलैंड रशिया है, जो आप कह सकते हो सोवियत यूनियन का एक सक्सेसर है, वो आज भी कोशिश करता है कि जो कंट्रीज़ हैं, चाहे ये सोवियत यूनियन के पार्ट ना रहे, इन पर इन्फ्लुएंस रशिया का रहे। मतलब कि अगर कोई यहाँ पे कोई डील होनी है, यहाँ पे कोई डिफेंस डील होनी है, कुछ भी यहाँ पर अगर कोई एक्शन लेना है इन कंट्रीज़ को, वो मॉस्को की तरफ देखकर ही उस एक्शन को ले। मगर ये कंट्रीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी कंट्री नहीं चाहती, हर कंट्री चाहती है कि उनके पास पावर हो। तो इन कंट्रीज़ को सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा कि नेटो ज्वाइन कर लेते हैं, कि अगर कल को जैसे यूक्रेन में रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया, वैसे ही कल को लिथुएनिया वापस हथियाने की कोशिश करता है रशिया, या फिर ये एस्टोनिया को वापस हथियाने की कोशिश करता है, तो कम से कम पूरा नेटो उनके पीछे खड़ा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो रशिया कभी भी क्राइमिया नहीं हथियाता वहाँ पे। अब देखो, इंडिया में क्या है कि रशिया की एक बहुत ही डिफरेंट इमेज है। हम लोग देखते हैं रशिया को एक फ्रेंडली कंट्री। 1971 वॉर में जब US और ग्रेट ब्रिटेन हम पे अटैक करने वाले थे, तो रशिया ने उस वक्त, सोवियत यूनियन ने हमको बचाया, और ओवरऑल एक हिस्टोरिक हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, वो अलग है। मगर हमको ये भी देखना होगा कि बाकी जो आसपास के देश हैं, उनके लिए रशिया वो रशिया नहीं है जो हमारे लिए है, ठीक है। तो हमारे लिए अलग रिलेशन है उनके, और इनके लिए काफ़ी एक अलग उनकी इमेज है, ठीक है। तो खैर ये, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है लिथुएनियन, ये संस्कृत के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ये तीनों जो बाल्टिक नेशंस हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, यहाँ पे जो भाषाएं हैं इनकी, ये इनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस मानते हैं, और यहाँ पर इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है संस्कृत का। हालांकि आगे जाकर अगर आप नॉर्वेजियन या स्वीडिश भी देखोगे, उसमें भी आपको संस्कृत के कुछ अंश दिखेंगे, मगर लिथुएनियन में तो आपको प्रॉपर वर्ड्स मिलते हैं संस्कृत पे। आप अलग से गूगल करिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके पता लगेंगे। और उसके अलावा लिथुएनिया अकेला देश है दुनिया का जिसकी ऑफिशियल सेंट है। देखो, हर देश का ऑफिशियल जानवर होता है, ऑफिशियल कोई उसका कोई गाना होता है, कुछ होता है, मगर इनकी एक सुगंध है ऑफिशियल, लिथुएनिया की सुगंध, जिसको नाम ही दे रखा है इन्होंने, द सेंट ऑफ लिथुएनिया। फिर है बाल्कन कंट्रीज, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, बाल्टिक कंट्रीज और बाल्कन कंट्रीज में एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डिफरेंस है, दूसरा एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये भी है कि बाल्कन कंट्रीज में कोई आपस में कोई उनकी ग्रुप नहीं है, कोई आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, बाल्टिक कंट्रीज आपस में मिलकर डिसीजन लेती हैं, इंटर गवर्नमेंटल कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर मिलके जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी भी बहुत हद तक सिमिलर है।
और एक बाल्टिक कंट्रीज़ का एक ऑफिशियल ग्रुप भी है। मगर बाल्कन कंट्रीज़ का ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक बाल्कन पेनिनसुला है जिसको मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। अब इनकी आपस में हिस्ट्री भी रही है बहुत लंबी। ये कई मेजर जो एम्पायर्स है उनके अंडर रही है ये कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उसके अलावा ओटोमन एम्पायर के अंडर भी रही है। फिर आपस में बाल्कन वॉर्स भी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बाल्कन पेनिनसुला है वहाँ पर कुछ देशों का एक ग्रुप बन के एक नया देश उभरा। आप बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूगोस्लाविया, जो बाद में वो भी टूट गया। तो ये इनकी एक हिस्ट्री है। तो हम बेसिकली बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन कंट्रीज़ की लोकेशन और जो आपस में थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी हिस्ट्री को लेकर, कल्चरली इतनी नहीं है, हिस्ट्री को लेकर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बारे में हम जान पाएँ। तो बाल्कन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? पहले आती है रोमेनिया, फिर स्लोवेनिया। स्लोवेनिया आजकल बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप, वो ओरिजिनली स्लोवेनिया से है, बाद में वो यूएस चली गई थी। फिर है क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, मैसेडोनिया, जहाँ से कौन आए थे? अलेक्जेंडर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया के थे। बल्गेरिया, अल्बेनिया और ग्रीस। और साथ में टर्की का एक छोटा सा सेक्शन भी इसमें था, बाल्कन कंट्रीज़ में आता है, बहुत ही छोटा, बस जो टिप होती है टर्की की नॉर्दर्न साइड पे वो आती है। तो अब आपको मैप में दिखाता हूँ बाल्कन कंट्रीज़ क्या है। अब मैं आपको और चीज़ें समझा पाऊंगा। यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये बाल्टिक कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे ऊपर एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। फिर आप यहाँ पे देखोगे खूब सारी कंट्रीज़ हैं रास्ते में। फिर हम बाल्कन कंट्रीज़ के बीच में आते हैं, तो डिस्टेंस बहुत है दोनों के बीच में, ठीक है। पोलैंड आता है, बेलारूस आता है, यूक्रेन आता है। अच्छा, पोलैंड और बेलारूस की कैपिटल क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। पोलैंड की तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डब्ल्यू से स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम आ गए यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज़ में। बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में आपको ये याद रखना है, ये कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, ठीक है। यहाँ पे बाल्कन जो पेनिनसुला है पूरा, ये घिरा हुआ है एड्रियाटिक सी से, फिर है आयोनियन सी, फिर यहाँ पे आता है एजियन सी, और फाइनली यहाँ पर ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी यहाँ पे यूक्रेन से भी टच करता है इसको, ठीक है। अब ये है यहाँ पर हमारी बाल्कन कंट्रीज़। अब बाल्कन कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती है? मैंने आपको बता दिया, ये है स्लोवेनिया, यहाँ से मेलानिया ट्रंप आती है। क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, हालांकि ये एक ऑटोनोमस रीजन है, इस पर डिस्प्यूट है काफ़ी। फिर है मैसेडोनिया, फिर अल्बेनिया, फिर बल्गेरिया। तो ये है हमारी सारी, और साथ में ग्रीस। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ हिस्सा टर्की का। टर्की देखिए दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि टर्की क्या एशिया में है या यूरोप में है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में टर्की आता है। तो टर्की का जो नॉर्दर्न पार्ट है छोटा सा, यहाँ पर बल्गेरिया की से जो उसकी बॉर्डर लगती है, उसको हम बाल्कन पेनिनसुला में गिनते हैं। अब आपको कुछ और मैप्स दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप और अच्छे देख पाएंगे। बाल्कन पेनिनसुला कलर्ड में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही लंबे समय तक इस रीजन में कोई ना कोई फॉरेन पावर आके इनको इन्वेड कर लेती थी। फॉर एग्जांपल, पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर आ गया, उन्होंने यहाँ का जो रीजन है, थोड़ा जो नॉर्दर्न पार्ट है इस पेनिनसुला का, वो कब्जा लिया। बाद में ओटोमन एम्पायर भी आया, उनकी भी वॉर चलती रही, उन्होंने भी कभी कुछ एरिया कब्जाया, कुछ नहीं कब्जा पाए, काफ़ी लंबी वो भी जंग चली। और ओटोमन एम्पायर आया कहाँ से था? वो आया था टर्की से। तो जब ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, जब टूट गया, तो वो टूट फूट के क्या बन के रह गया? टर्की। जो आज का जो मॉडर्न डे टर्की है, वो आप कह लीजिए हेडक्वार्टर था ओटोमन एम्पायर का। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, वर्ल्ड वॉर 1 कब ख़त्म हुई थी? 1918 में। तो उस वक्त जब ओटोमन एम्पायर की हार होती है, तो यहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि हमको अपना एक देश बनाना चाहिए, और इसी फीलिंग ने जन्म दिया यूगोस्लाविया को। अब हालांकि जब पहले इन्होंने ये बनाया अपना देश 1918 में, तो उसका नाम यूगोस्लाविया वाले लोग कहते थे उसको, मगर उसका उन्होंने नाम दिया था द किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रोएशिया वगैरह, काफ़ी लंबा सा नाम था उसका। ये जो देश था ये ज़िंदा रहा फ्रॉम 1918 वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म तक, और 1941, क्योंकि 1941 में हिटलर और इटली ने फोर्स कर दिया क्रोएशिया को कि ये जो देश है ये तोड़ दे, और 1941 में वो देश टूट गया। मगर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है, वापस ये सब देश मिल जाते हैं, और 1945 में
ऑफिशियली शुरू होता है यूगोस्लाविया। आपने काफ़ी बार सुना होगा इसके बारे में। तो यूगोस्लाविया का जन्म होता है और यूगोस्लाविया टूट गया था 1992 में। तो 1992 में वापस ये था सारे देश, जो ये अभी आपको अलग से मैप दिखाऊंगा यूगोस्लाविया का। तो ये सारे देश वापस इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए, सर्बिया, क्रोएशिया, ये सब मिलके बनाते थे यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के बारे में ये जान लो, एक सोशलिस्ट कंट्री थी जो काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। उनके बहुत ही फेमस लीडर थे टीटो, TITO। ये जो यूगोस्लाविया था वो एक डिक्टेटरशिप थी और वहाँ पर बस एक ही डिक्टेटर था, टीटो। उसने पूरी एक यहाँ पर अपनी डोमिनेंस बना के रखी हुई थी। और टीटो की मौत जब हुई थी 1980s में, उसके बाद से लग रहा था कि अब यूगोस्लाविया पता नहीं कहाँ पर जाएगा, क्योंकि टीटो के बाद कोई यहाँ पे प्रॉपर लीडर आया नहीं। टीटो के जो अंडर काम करते थे उन लोगों ने अलग अलग रीजन संभाल लिए अपने और उन्होंने काम चलाने की कोशिश करी। और यूगोस्लाविया की सक्सेस का एक कारण ये भी था कि यूगोस्लाविया ने कभी भी किसी का साथ नहीं दिया, किसी एक बड़ी पावर का साथ नहीं दिया। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी ना, जिसमें इंडिया ने एक बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था, उसमें यूगोस्लाविया भी एक फाउंडिंग मेंबर था। तो यूगोस्लाविया भी ये नहीं चाहता था कि USA या सोवियत यूनियन की जब कोल्ड वॉर चल रही थी उसके बीच में ये पिसे। तो इन्होंने अपनी खुद की एक रास्ता इन्होंने चुना और इसका इनको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इनको फंड मिलते रहे USA से और साथ में सोवियत यूनियन से भी। और दोनों देश आपस में कंपटीशन करते रहे कि यूगोस्लाविया को ज़रा फंड कौन देगा ताकि यूगोस्लाविया इवेंचुअली उनकी साइड ले। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी खुशहाली रही जब तक यूगोस्लाविया जिंदा रहा। काफ़ी एक अच्छी सरकार चलाई इन्होंने। बट इवेंचुअली जैसे ही सोवियत यूनियन जब गिर गया 1991 में, तो उसके बाद यहाँ पर भी जो मोराल था लोगों का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और ये सारी स्टेट्स आपस में बिखर गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था यूगोस्लाविया और ये अलग अलग बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है। बोस्निया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनीग्रो, स्लोवेनिया, ये सारे देश थे। ऑल दीज कंट्रीज मेड यूगोस्लाविया। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बाल्कन पेनिनसुला के रीजन का, यूगोस्लाविया देखिए अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंट्री ये भी था कि क्योंकि लोग ये भी मानते हैं यूगोस्लाविया का अपना एक स्पेस प्रोग्राम था। ये बात हालांकि USA ने ऑफिशियली कभी कही नहीं है, आप इसके बारे में इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि यूगोस्लाविया के पास इतने फंड्स आ गए थे और टीटो इतने विजनरी लीडर थे उस ज़माने के हिसाब से कि उन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिया और काफ़ी आगे भी जा चुके थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं, काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं इस पर, एक डॉक्यूमेंट्री भी है, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो उसमें बताया गया है कि जो आपको पता है सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर चली थी USA की, उस समय स्पेस रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका, कि अंतरिक्ष में कौन सा देश ज़्यादा अच्छी वहाँ पे कोई तरक्की या कोई एकम्प्लिशमेंट करके दिखाता है। तो USA का जो स्पेस प्रोग्राम था नासा के अंडर बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ था, टीटो जो थे यहाँ पे यूगोस्लाविया के लीडर, उन्होंने यूगोस्लाविया का स्पेस प्रोग्राम अमेरिकन को बेच दिया। अब इसका ऑफिशियली कुछ है नहीं, मगर काफ़ी रीडिंग के लिए काफ़ी कुछ आपको एक मटेरियल मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ यूगोस्लाविया की इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो क्या थी। अब ज़रा यहाँ पे कुछ जो कंट्रीज़ हैं इनको अच्छे से देख लेते हैं, इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं, एग्जाम में काम आ जाएगी आपको। रोमेनिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी कैपिटल है ब्यूकारेस्ट। इसको ब्यूकारेस्ट कहते हैं, बुचारेस्ट नहीं कहते, ठीक है। फिर है बल्गेरिया, इसकी कैपिटल है सोफिया। फिर यहाँ पे आप देखो बोस्निया की जो कैपिटल है वो है सराजेवो। और सर्बिया की कैपिटल याद रखना ये है बेलग्रेड। और यहाँ पे ग्रीस की कैपिटल जो है वो है एथेंस। टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, इस्तांबुल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी नज़र डालो, स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूब्लाना, ठीक है। इसका नाम अजीब सा है, ये मेरे पूछेंगे नहीं आपसे इतना, ये आपको याद रखना है इस बाल्कन रीजन के बारे में। अच्छा, आप देखो जो बाल्कन रीजन है उसके बारे में जान लो और अच्छे से कि यहाँ पे नेटो का मेंबर कौन है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन कौन है। देखो नेटो के जो मेंबर हैं वो है अल्बानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, रोमेनिया, स्लोवेनिया और टर्की। टर्की तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर है नेटो का और न्यूज़ में भी काफ़ी था। फिर अगला यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर कौन कौन है। तो वो है बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, रोमेनिया और स्लोवेनिया। अब इसमें से अपनी खुद की करेंसी कौन कौन कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो यूरो नहीं इस्तेमाल करते। तो वो है अल्बानिया, यहाँ की करेंसी है लेक। बोस्निया, यहाँ की करेंसी है कन्वर्टेबल मार्क। और फिर है मैसेडोनिया,
यहाँ पे है दिनार, स्पेलिंग का डिफरेंस है, सर्बिया की भी दिनार है, इनकी भी दिनार है, पर ये आई लगाते हैं, ये ई लगाते हैं, ठीक है। और टर्की में क्या चलता है, लीरा, ऑलराइट। और टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आ सकते हैं। आपको याद कैसे रखना है, मेहनत से याद रखना है। थोड़ा मैंने आपको मैप दिखा दिया, थोड़ी हिस्ट्री बता दी है, उससे रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा खुद रिसर्च करो। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मैं आपको एज ए टीचर गाइड कर सकता हूँ, मगर आपको मतलब चम्मच से खिला नहीं सकता कि ये सब आपको याद करना है। तो याद करने का जो प्रोसेस है वो आपका है। थोड़ा बहुत इसमें जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है जानता हूँ, मगर मैं एज ए टीचर ये सारी जो चीज़ें मेमोराइज़ कर पाता हूँ ये भी लंबे प्रैक्टिस के बाद ही कर पाया हूँ, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस रखिएगा, और यू कैन मेमोराइज दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पूरी वीडियो में। एंड इसमें से अगर आप मान लीजिए 40 या 50% भी आपको अगर याद रह गई तो आपको जीके सेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। और ये हमारी वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे पता लगता है कि इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनानी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मुझे आइडियाज़ दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि और कोई ऐसा जो ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर रीजन हो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कोई और कोई रीजन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस पर भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।